नई एनसीईआरटी, नया चैप्टर बायो। तो बायो का पहला चैप्टर तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को चेंज करके सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ है, वही चैप्टर काफ़ी हद तक। तो आप एक बात देखो, सेल का आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड नहीं है, ठीक है। सेल क्या है, बहुत ही पुराना वर्ड है। सेल का नाम किसने रखा था, इसकी मतलब हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्ट्री क्या है इसकी, ये थोड़ा थोड़ा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो अर्थ के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट हुई थी ना, किस फॉर्म में हुई थी, सेलुलर फॉर्म में हुई थी। आज भी कहीं न कहीं पर ऐसे एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट मिल जाता है अर्थ के ऊपर जो वेरी प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था, बहुत ही हॉट। जैसे कई जगह पर मेरे ख्याल में कभी सुने भी होंगे तुमने हॉट स्प्रिंग के बारे में। हॉट स्प्रिंग का पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है वहाँ पर कि आप मतलब यकीन नहीं कर सकते, जितना टेम्परेचर होता है हमारे नॉर्मल, इतना ज़बरदस्त पानी गर्म होता है। इंडिया में भी कई जगह पर हॉट स्प्रिंग है, उसका इन्वायरमेंट भी वैसे ही दिखने को मिलता है जैसे आज से 3,500 साल पहले था, 3.5 बिलियन ईयर एगो। इंडिया में शायद कहीं पर है, मैंने इसमें डाला हुआ, एक बार नोट्स खोलो। इसको भी थोड़ा थोड़ा फॉलो करते रहो, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा यही पता चलेगा कि आपका एनसीईआरटी के अंदर आखिर दे क्या रखा है इसमें, ठीक है। तो हॉट स्प्रिंग आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया। इन हॉट स्प्रिंग के अंदर सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म आया था वो क्या आया था, बैक्टीरिया आया था, जिसे कहते हैं हीट लविंग बैक्टीरिया, ठीक है। और उस हीट लविंग बैक्टीरिया को एक नाम भी दिया था, क्या कहते हैं उसको, थर्मोफिलिस। ये वर्ड आपके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है नई बुक के अंदर। देखो थर्मोफिलिस क्या है, एक बार खोल लो इसको आप, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट वाइज सबकी डेफिनेशन दे रखी है आप पहले शुरू से ही बिल्कुल फर्स्ट पेज से ही, समझ रहे हो, फर्स्ट पेज से ही आप करोगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ना, वेयर डिड द लाइफ मोस्टली लाइकली ऑरिजिनेट। कहाँ पर लाइफ का ओरिजिनेशन दिखा रखा है कि इन अ पॉसिबल स्मॉल वाटर पूल्स चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशंस, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि ओशंस के अंदर हुई हो, लेकिन इतना पता है कि वाटर के अंदर हुई है, ठीक है। व्हाट आर द हॉट स्प्रिंग, किसके अंदर, जैसे मैंने 3.5 बिलियन ईयर एगो में पता चलता है कि आज भी अर्थ के ऊपर ऐसे कई सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर उनका इन्वायरमेंट अर्थ के इन्वायरमेंट के जैसा है, और उसके अंदर उस समय के इन्वायरमेंट के जैसा है जो उस समय बैक्टीरिया रहते थे, और उस प्लेस को क्या बोला गया था, हॉट स्प्रिंग। और उस हॉट स्प्रिंग जहाँ पर बैक्टीरिया रहते थे उसको एक नाम दिया गया, क्या कहते हैं उसको, थर्मोफाइल्स। क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स। तो व्हाट आर द हॉट स्प्रिंग, ये कहाँ कहाँ पर, ये भी देखो, वेयर आर द हॉट स्प्रिंग्स ऑफ पुंगा वैली फाउंड। हमारे इंडिया के अंदर ये पुंगा वैली है, वहाँ पर हॉट स्प्रिंग मिलता है। ये कहाँ पर है, ये लद्दाख के अंदर है, समझ रहे हो। दे मेंटेन द नियर द बॉइलिंग पॉइंट इवन इन द कोल्ड क्लाइमेट। देखो बिल्कुल कितना, लद्दाख एकदम 0 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर क्या होता है वहाँ पर, कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन हॉट स्प्रिंग का जो टेम्परेचर है वो इतना है कि उबलता है पानी वहाँ पर। और उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या रहते थे, ये बैक्टीरिया रहते थे, ठीक है। तो व्हाट आर द थर्मोफाइल्स, क्या होते हैं इसके अंदर, कि हीट लविंग बैक्टीरिया दैट आर यूनिसेलुलर लिव इन द हॉट स्प्रिंग। दे हेल्प इन साइंटिस्ट स्टडी द अर्ली लाइफ ऑन अर्थ। कि जो अर्थ के ऊपर पहले शुरू में लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, समझ रहे हो, वो किस तरह की थी। तो इससे हमें सारा कुछ पता चलता है थर्मोफाइल से, जो कि यूनिसेलुलर्स थे। इसी तरह से एक और ऐसी जगह बनी है लखनऊ के अंदर, कुछ साइंटिस्टों ने ये भी क्या नाम है स्टडी किया था कि हॉट स्प्रिंग फाउंड द कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म द रैपिडली अराउंड दैम। एक्चुअली क्या है, हॉट स्प्रिंग के अंदर जो ऑर्गेनिज्म बन रहे थे उनके ऊपर एक परत लेयर जमी हुई थी, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को क्यों बनाया गया था, क्योंकि देखो आज भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर कितना जो होता है ना, जैसे शंख कहते हैं हम, सील जो होता है उसके ऊपर जो पूरा कवच होता है किसका होता है, ये और वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ये इसको किस से बचाते थे, ये हीट रेस से बचाते थे, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, ये भी लिखा हुआ है
कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट फाइंड कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड द हॉट स्प्रिंग, इट मे हैव प्रोटेक्टेड अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रेडिएशंस एंड हेल्पेड देम फ्रॉम द फर्स्ट प्रोटेक्टिव सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहली प्रोटेक्टिव सेल मेम्ब्रेन जो किसकी बनी हुई थी, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई थी, समझ रहे हो। विच वट इज द बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ द पैलियो साइंस, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है लखनऊ के अंदर, दैट इज द थर्मोफाइल्स एंड हॉट स्प्रिंग टू अंडरस्टैंड द अर्ली लाइफ ऑफ सेल फॉर्मेशन। ठीक है तो ये जो है ना आपका, ये सिर्फ पहले पैराग्राफ का सारे का पूरा निचोड़ है, आप ये मान के चलो इसके अंदर। अब यहाँ पर जो क्या नाम है सेल बेसिक्स है, वो क्या हमें पता चलेगा, सेल बेसिक्स क्या क्या है इसके अंदर। तो अगर हम सेल की पहले की हम क्रोनोलॉजी पढ़े हैं तो क्या होगा, देखो सेल को किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, देखा जाए तो किसने डिस्कवर किया था सेल को, रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, समझ रहे हो। और सबसे बड़ी की बात है इसमें आगे है वो चीज़ें ध्यान रखना। हाँ, नॉन लिविंग सेल के अंदर हाउ टू स्टडी द सेल आगे लिखा हुआ है कि हाउ टू स्टडी द सेल। एक्चुअली उस किसी भी उस समय पर, अब देखो एक और चीज़ होती है ना कि सेल तो इतने सालों से एग्जिस्ट करते आए हैं, लेकिन उस समय पर हमने क्यों नहीं देख पाए थे, क्योंकि सेल को देखने के लिए एक ऐसा रिजोल्यूशन पावर वाला माइक्रोस्कोप चाहिए जिसको कई गुना क्या कर दे, बड़ा कर दे, समझ रहे। रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन वो पावर होती है जो किसी भी चीज़ को कई टाइम्स क्या कर देती है, मैग्नीफाइड कर देती है, उसे रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन मतलब एक पावर माइक्रोस्कोप की जो उसको कई टाइम्स बड़ा करती है, ठीक है। तो उस समय पर क्यों नहीं सेल को डिस्कवर किया था, भाई पहले माइक्रोस्कोप ही नहीं बनी थी। पहला साइंटिस्ट जो क्या नाम है इसने रॉबर्ट हुक ना अपनी खुद की माइक्रोस्कोप बनाई थी, सिंपल वाली माइक्रोस्कोप। एक्चुअली क्या है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है जो 10x10 होती है। 10x10 का मतलब इसमें 2 लेंस होते हैं। आपने लेंस के बारे में पढ़ा है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये चीज़ों को मैग्नीफाइड करता है। शायद मेरे ख्याल में स्लाइड बनाते समय देखा हो 8th में या कहीं पर, मेरे ख्याल में बनाई थी स्लाइड जिसमें एनिमल्स प्लांट सेल भी देखा जाता है। देखिए कभी माइक्रोस्कोप के अंदर कोई चीज़ देखी है आज तक, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे ना। हाँ, तो उसी चीज़ को तो बात कर रहा हूँ जो इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रो। आप NCERT के अंदर देखोगे, शायद अभी तो है नहीं, लेकिन इस तरह की माइक्रोस्कोप होती है, ऐसे देखो इस तरह से। NCERT आएगा, मज़ा आएगा उसके अंदर पढ़ने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो रंगीन दे रखी हैं, कलरफुल दे रखी हैं इसके अंदर, ठीक है ना। बस ये समझ लो कि अगर मैं यहाँ पर डायग्राम भी बना दूँ अगर इसी का माइक्रोस्कोप का, तो सिंपल सा डायग्राम इसका होता है। इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी है, पता है इसके हिसाब से। इसमें जैसे ये मान लेते हैं एक माइक्रोस्कोप की ये लेंथ ऑफ ट्यूब है, ये ट्यूब लेंथ कहते हैं। यहाँ पर क्या है, एक लेंस यहाँ होता है और एक लेंस होता है यहाँ, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं इसमें, ठीक है। दोनों कॉन्वेक्स लेंस ही होंगे। अब क्या करेगा कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होगी इस जगह की, मान लो इस जगह पर ऑब्जेक्ट रखी है, ऐसे आएगी। मैं देखना चाहता हूँ इस तरह से, और ऐसे आएगी, और वो जो इमेज है बड़ी वाली इमेज यहाँ बन जाएगी, इस जगह पर बन जाएगी। ये इसका फोकस होता है, इसका यहाँ फोकस होगा। ये 2 लेंस होते हैं, इसे कहते हैं आई पीस, सॉरी ऑब्जेक्टिव, और इसे कहते हैं आई पीस। आई पीस होता है जो हम आँखों के सामने लगाते हैं, मतलब हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट होती है जो स्लाइड वगैरह रखी होती है ना, वो इस लेंस के पास में रखी होती है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये रियल इमेज बनाएगा इधर साइड, ये बड़ी बन जाएगी, 10 टाइम्स बनती है करीब। जैसे 1 सेंटीमीटर होगी तो कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, वो 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ये F और O के बीच में बनती है, थोड़ा बड़ा आई पीस होता है ये वाला, ये ऑब्जेक्टिव होता है। ये क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं हम इसको। तो अब क्या होगा कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या करेगा, ऐसे जाएगी, ये आपका वो होता है
सीधी चली जाएगी ऐसे। तो अब यहाँ तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो ये वर्चुअल इमेज इधर जाके कहीं जाके बहुत दूर जाके मिलती है, ये इस तरीके से आगे जाएगी और दूर जाके एक यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी इतनी दूर ऐसे। और इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं, अपनी आईज होती है। ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, आप देखा जाए तो जो अंदर चीज़ें होती है ना माइक्रोस्कोप के अंदर, वो इस तरह से होती हैं। तो ये कुछ मैग्नीफिकेशन होती है, रिजोल्यूशन कहते हैं इसे हम, कि किसी ऑब्जेक्ट को कितने टाइम्स वो बढ़ा सकता है। जैसे 10 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है, तो अगर 10/10 लिखा हुआ है किसी माइक्रोस्कोप की पावर, तो इसका मतलब क्या है कि 10 ये इसको रिजोल्यूफाई करेगा, 10 ये करेगा और 10 ही क्या करेगा फिर ये करेगा। तो 10 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है ये, मान लो, तो 10 कर दी तो 10 टाइम तो 10 सेंटीमीटर की तो ये बन गई, और ये 10 का भी 10 टाइम्स कर देगा, तो ये ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर की हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये भी ध्यान रखना, अगर 20/20 माइक्रोस्कोप लिखी हुई है तो समझो कितने टाइम्स हो जाएगी वो, 20 गुना यहाँ होगी और फिर उसका 20 गुना आगे हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या नाम है किसी की पावर निकालते हैं। ये क्या होती है, पावर होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम से माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइड कर सकता है। ठीक है, तो पहले उस समय पर इतनी माइक्रोस्कोप नहीं थी, सिंपल माइक्रोस्कोप थी 10/10 या 20/20। तो हमने जो सेल का जो स्ट्रक्चर देखा था, इसने रॉबर्ट हुक ने खुद की अपनी माइक्रोस्कोप बनाई थी, और उसने जब सेल को देखा तो कुछ, सेल का मतलब क्या होता है, रूम होता है, एम्प्टी स्पेस जो रूम है, कहते हैं ना कौन से सेल में बंद है, जेल के अंदर कह देते हैं, तो जेल का मतलब रूम, मतलब कौन से रूम के अंदर वो बंद है बंदा। तो उसने एम्प्टी स्पेस देखा और बहुत सारे कुछ इस तरह का स्पेस बना हुआ था, जैसे ये एक स्पेस हो गया, ऐसे स्पेस हो गया, ऐसे इस तरह के, कोई रेक्टेंगुलर था, कोई किस तरीके से था, ऐसे लग रहा था कि जैसे मान लो क्या नाम है कोई हनीकॉम हो, हनीकॉम की तरह, हनीकॉम टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे वो नहीं होता मधुमक्खी का छत्ता और उसमें बड़े सारे होल से होते हैं, ठीक है ना, जिसमें मधुमक्खी बैठी होती है और हैबिटेट करती हैं। तो इसीलिए इसको नाम दिया कि देयर आर मैनी रूम्स, इट इज़ लुकिंग लाइक अ हनीकॉम्स, ठीक है, और नाम दे दिया इसका सेल। ठीक है, इसने डैड सेल को देखा था, मतलब प्लांट का ही सेल था, कॉर्क जो होता है ना, कॉर्क जो हम खेलते हैं कॉर्क वाला, वो लकड़ी का जो पार्ट, उसके अंदर देखा था, प्लांट सेल के अंदर देखा था। उसके बाद जैसे जैसे रिजोल्यूशन सेल की बढ़ती गई, उसके हिसाब से क्या नाम है सेल की डिस्कवरी आगे होती गई। जैसे सबसे पहले ये रॉबर्ट हुक ने देखा था, उसके बाद आगे की हिस्ट्री अगर हम देखें तो फर्स्ट लिविंग सेल आया। लिविंग सेल को किसने देखा था, पता है लिविंग सेल को किसने देखा था सबसे पहले, शायद पढ़ाया होगा ये चीज़ तो कम से कम, ल्यूवेनहुक ने 1774। कौन था ये, ल्यूवेनहुक। ठीक है, और उसके बाद ये आगे आप डाल सकते हो इसके अंदर क्या नाम है कहीं पर साइड में, कि अगर इसमें ना लिखा हो बाई चांस कि फर्स्ट लिविंग सेल साइंटिस्ट नेम ल्यूवेनहुक। ठीक है, और प्लांट को जो सबसे पहले क्या नाम है देखा था रॉबर्ट, डिस्कवरी बाई सेल, डिस्कवरी ऑफ द सेल। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द सेल। 1665 सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप कैपेबल अबाउट 200 से 300 एक्स मैग्नीफिकेशन थी उसकी, समझो 200 से लेके 300 मैग्नीफिकेशन थी उसकी, जो रॉबर्ट हुक ने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई थी। ठीक है, while examine a thin slice of a core observe box like compartment named the cell in the laboratory, find the micro used to observe the object using this। तो इस तरह से ये रिजोल्यूशन का हमने इसके अंदर नोट्स के अंदर डाला हुआ है, ये माइक्रोस्कोप का ही आगे। ठीक है, तो इसके अंदर अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, हाउ टू स्टडी द सेल, what is the limit of the ability of a human eye to see the two very close object, separate and distinct the limit of the cell होता है। एक और ध्यान रखना है इसके अंदर, ये है आपका मैग्नीफिकेशन आ गया। हमारी जो आई है ना,
दो चीज़ को डिस्टिंग्विश कब तक कर सकती है? 0.1 mm तक अगर दोनों सेपरेट हैं 0.1 mm, तो हम कह सकते हैं ये दो क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। इससे ज़्यादा अगर, इससे कम अगर वो क्लोजनेस होगी उनके अंदर, फिर हम उसको एक ही समझेंगे। आप देखो ना 25 सेंटीमीटर तक अगर किसी चीज़ को देखो और ये क्लोज है, तो अगर 0.1 तक अगर होगा तो आप देख लोगे यहाँ दो चीज़ें, उससे अगर क्लोज आ गई तो समझ लो वो आप नहीं देख पाओगे। इसे कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशंस। ठीक है, कि हमारी आई कितने 0.1 mm तक दे सकती है। जैसे दो डॉट लगा दें हम कि व्हाट हैपन्स एट द टू डॉट्स ऑन द पेपर आर मूव्ड क्लोजर टुगेदर, तो दे अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट्स व्हेन दे कम क्लोजर लेसर देन 0.1 mm। अगर 0.1 mm डिस्टेंस से क्या होगी, कम पर आ गई, तो ये बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगी एज ऑब्जर्व बाई आवर आइज। ठीक है, तो हमारी आइज़ की पता है कितना होता है मैक्सिमम डिस्टिंग्विश कितने सेंटीमीटर तक देख सकती है दूर? कितने तक देख सकती है पता है? 25 सेंटीमीटर तक। दूर का नहीं, पास का। दूर का तो इनफाइनाइट पॉइंट होता है, लेकिन अगर हम 25 सेंटीमीटर तक लेके जाएंगे तो क्लियरली क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा वो पढ़ते हैं, ये क्या नाम है, सेल को। तो लीवन हुक का स्पेलिंग क्या है? LEEUN। लीवन हुक 1774 में फर्स्ट लिविंग सेल को क्या किया था इसने? ऑब्जर्व किया था 1674 में। उसके बाद सेल के अंदर क्या आया? न्यूक्लियस आया। न्यूक्लियस को किसने देखा था? उसमें और थोड़ा पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज हुई थी। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, रॉबर्ट ब्राउन, इसने थोड़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा था न्यूक्लियस को। उसके बाद एक और था प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ कि सेल के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, प्रोटोप्लाज्म को किसने देखा था? एक फ्लूइड होता है सेल के अंदर, ये था पुरकिंजे, इसने ऑब्जर्व किया था सेल को, सेल के अंदर। उसके बाद एक और था पुरकिंजे के बाद सेल थ्योरी। जैसे हमें पता है ना जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने होते हैं, इनकी बिल्डिंग यूनिट क्या है? सेल। तो किसने बताया था कि बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर सेल, यानी फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। किसने बनाया था ना? उसको तो डिस्कवर किया था सेल को। ये किसने, सेल थ्योरी को किसने दिया था? एक स्लीडन नाम का एक साइंटिस्ट था, SCHLEDEIN, SCHLEIDEN। एंड एक और था स्वान, ये भी पढ़ेंगे हम इसके अंदर, SCHWANN, शील्डन एंड स्वान प्रपोज द सेल थ्योरी। शील्डन एंड स्वान प्रपोज द सेल थ्योरी के ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। समझ में आ गए? ठीक है। तो
अगर हम सेल का एस्टिमेट साइज निकालना चाहते हैं, किसी सेल का साइज़ कैसे होगा। अब एक बात देखो, हम सिंगल सेल को तो देख नहीं सकते। यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी माइक्रोस्कोप होती है ना, ये 10x हो सकती है, या मान लो 20x हो सकती है, या 100x हो सकती है, इस तरह से होती है। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लो हमें सेल का साइज़ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम बड़े सारे सेल देखते हैं। ऐसे बहुत सारे सेल क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि भाई इतने सारे सेल क्या है, स्प्रेडेड है। ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सेल है। 1 2 3 या 3 सेल है मान लो इसके अंदर। और ऐसे ही कितने भी सेल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ये सिंगल स्टेप में 5 सेल देख लिया हमने इसमें। तो जो सेल का निकालेंगे कि हम इसके अंदर कितना सेल है और उसका कितना यहाँ पर मैग्नीफाइड हुआ है। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होगा कि जैसे इसका साइज मान लो तुम्हारे 100 माइक्रोमीटर आ गया। 1 माइक्रोमीटर में ध्यान रखना, ये छोटी यूनिट है, 10⁻⁻6 मीटर होता है, 1/1 लाख 1 माइक्रोमीटर में। और ये माइक्रो का साइन है, ये जो लगाते हैं ना इस तरह से यू टाइप का जो बनाते हैं, ये जो साइन होता है माइक्रो का साइन होता है। ठीक है, और 1 माइक्रो में कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। तो जो सेल का जो साइज यूज होता है ना, वो हमेशा माइक्रोमीटर में ही यूज होता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है ना, इसलिए हम माइक्रो 10-100 माइक्रोमीटर 100 इस तरह से हम लिखते हैं, या 200 माइक्रोमीटर। तो अब एक बात बताओ, किसी सेल का जो यहाँ पर 5 थे, मान लो 200 माइक्रोमीटर वहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया, तो सेल का साइज कैसे निकालेंगे कि उसमें माइक्रोस्कोप के अंदर कितना साइज है डिवाइड बाई नंबर ऑफ सेल कितने, तो साइज ऑफ द वो निकल जाएगा आपका, क्या नाम है, सेल निकल जाएगा। यानी अगर हम सेल का साइज निकालना चाहते हैं तो एस्टिमेटेड साइज ऑफ द सेल, डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन द माइक्रोमीटर, कितना डायमीटर है उसका विजिबल फील्ड के अंदर, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेल है अलॉन्ग विद द डायमीटर। ठीक है, कि जैसे ये मान लो सेल का एक वो बन गया, ये डायमीटर बन गया। यहाँ पर हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 सेल है मान लो, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ द दिस आई पीस जो लगा हुआ है इसका, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सेल कितने, तो एस्टिमेटेड साइज निकल जाता है। जो ओनियन सेल का हम सेल साइज निकालेंगे, वो इस तरीके से एस्टिमेटेड साइज निकाल देते हैं उसका। ठीक है, जैसे आई पीस का डायमीटर दे रखा है मान लो 200 माइक्रोमीटर, और यहाँ पर दे रखा है 10 सेल लगे हुए हैं, तो 200 माइक्रोमीटर डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोमीटर एक सेल का साइज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या नाम है सेल का साइज निकाल सकते हैं हम इसके अंदर। ये तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में था, क्या नाम है तुम्हारा सेल के बारे में। ये बाकी अगर हम इसके अंदर देखें, 2 तरह के सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, एक यूनिसेल्युलर होता है और एक मल्टी सेल्युलर होता है। यूनिसेल्युलर कौन सा होता है, जो सिंगल सेल के बने होते हैं। जैसे प्री एमिटिव सेल थे वो हमेशा कौन से थे, सिंगल सेल थे। जो बैक्टीरिया सेल था वो कौन सा था आपका, सिंगल सेल था। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो, कई सारे हैं ऐसे
जो क्या नाम है सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? जिसमें हाँ ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे हम पढ़ेंगे, ये भी हम क्या नाम एक चैप्टर आएगा डाइवर्सिटी वाला, उसके अंदर भी सारा कुछ आएगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सर उसके अंदर। और फिर बहुत सारे जब सेल मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, उसके टिश्यू बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें इसमें मैग्नीफिकेशन पावर आपको बताई थी। अच्छा, इसके अंदर जो चार्ट साइज रेफरेंस चार्ट जो दे रखा है ना, इसके अंदर मीटर बना वो बता रखा है, आप इसके अंदर देखोगे ये जो है ये रेफरेंस बता रखा है, यूनिट जैसे मैं बता रहा था कि कौन से कितने मीटर में कितना वो होता है, इसमें नहीं दे रखा है ये चीज़ें, वो मैंने यहाँ पर डाल रखी हैं कि जैसे देखा जाए कि ये एक वो दे नहीं रखी, ये वाली टेबल दे रखी है, ये वाली ये इस चीज़ को समझा रखा है पूरा का पूरा कि कौन से साइज में कितना साइज होता है, किस किस के अंदर एक सेल का कितना साइज होता है। जैसे आप टेबल के अंदर देखो एक बार, रॉकेट या नीम ट्री है, उसकी लेंथ कितनी होती है? 10 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक। अनएडेड आई से हम देख सकते हैं ह्यूमन हाइट 1 मीटर होती है उसके अंदर। चिकन एग 0.1 मीटर होता है, यानी 10 सेंटीमीटर होता है, उसको भी देख सकते हैं। फिश एग 1 mm होता है। ना ये सिंपल इसका आइडिया दे रखा है, ये जो टेबल है इसके अलग अलग देखोगे ना, एनसीईआरटी के अंदर जब आएगी उसमें टेबल है। अमीबा का साइज दे रखा है, न्यूक्लियस का साइज दे रखा है, माइक्रोकॉन्ड्रिया का दे रखा है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया दे रखा है, वायरस का दे रखा है, नैनोमीटर में होता है इसका। नैनोमीटर पता है कितना होता है? माइक्रोमीटर मैंने बताया ना तुम्हें, ऐसे एक नैनोमीटर भी होता है। नैनोमीटर होता है 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं 1 नैनोमीटर में। जैसे उसमें 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर थे, 1 नैनोमीटर में 10⁻�9 मीटर होते हैं। ठीक है ना, तो जो साइज होता है ना एटम का साइज 0.1 नैनोमीटर है, यानी 10⁻⁻10 से भी मीटर से भी कम होता है। ठीक है, तो ये साइज का वो दे रखा है, आपको आइडिया दे रखा है कि हम किस किस चीज़ को किस किस में मेजर कर सकते हैं। उसके बाद लिमिट ऑफ सॉल्यूशन आपको बताई थी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट दैट कैन आवर डिस्टिंग्विश सेपरेटली, तो वो कितनी होती है? 0.1 mm ह्यूमन आई के लिए। मैग्नीफिकेशन ने बताई दिया क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कितनी गुना कितने टाइम्स क्या हो सकती है, लार्जर हो सकती है। लाइट माइक्रोस्कोप कौन सी होती है? मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट यूज इन द स्कूल लैब। स्कूल लैब के अंदर जो होती है ना, आपको जो स्लाइड वगैरह दिखाते हैं, वो आपकी लाइट माइक्रोस्कोप होती है, समझ रहे हो। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन सी होती है? जो बहुत बड़ी जो लैब होती है, फॉरेंसिक लैब हो गई, वहाँ पर DNA वगैरह की जांच करते हैं, या मान लो जो सेल के अंदर भी कौन कौन से हैं वो सारी चीज़ों को जांच करते हैं। वो कई गुना कई लाख गुना चीज़ों को क्या कर देती है? मैग्नीफाई कर देती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए यूज होती है, ये कह सकते हो। रॉबर्ट हुक ने पहली माइक्रोस्कोप बनाई थी, ये तो बता ही दिया तुम्हें। इसके अंदर मैंने सारा पार्ट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप के सारे पार्ट बता दिए, क्या क्या होते हैं। आई पीस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ट्यूब होती है जो बताई थी ये वाली पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ ऑफ द ट्यूब कहते हैं इसे। इसका फॉर्मूला भी होता है मैग्नीफाई निकालने का, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव लोअर एंड ऑफ द लाइट ट्यूब होता है। मैग्नीफाई पे डिफरेंट लेंसेज गिव द डिफरेंट मैग्नीफिकेशन, जैसे 10x 40x। 10x का मतलब 100 टाइम्स करेगी वो, 40x का मतलब 40 × 40 यानी 16 टाइम्स वो किसी चीज़ को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। क्योंकि 10x तो हमें एक सिंगल की बता रहा है, 10x किसका होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। 10x 10 ही कितना होगा फिर? वो आई पीस का होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका मैग्नीफिकेशन के बाद आता है मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेमोरी। स्ट्रक्चर ऑफ सेल यहाँ से है मेन आपका कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल।
देखो जो सेल का स्ट्रक्चर है ना, हम जब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं स्कूल लैब के अंदर, तो 3 तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है सेल का। 3 पार्ट होते हैं सेल के स्ट्रक्चर। जैसे ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, एक तो ये दिखाई देगी हमें, बिल्कुल ये एनिमल सेल की है, डबल लेयर होती है। उसके बाद अंदर जो होगा ना ये वाला, जिसमें फ्लूइड सा भरा होगा, एक हमें ये दिखाई देगा अंदर का। उसके बाद यहाँ पर भी बहुत सारा फ्लूइड बना होगा, यहाँ पे भी, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं। वो हम बताएंगे ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, वो सारा कुछ। लेकिन जो ऑर्गेनेल्स को देखने के लिए और ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ आपको 3 चीज़ें दिखाई देंगी। कौन कौन सी? एक आउटर मोस्ट सेल, जिसे कहते हैं हम क्या, सेल मेम्ब्रेन। दूसरी होगी आपके अंदर वाला, ये जो दिखा रखा है ना ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। और एक उसके बाद ये जो फ्लूइड है ये वाला जो अंदर भरा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म हुआ, ठीक है। आपने प्रोटोप्लाज्म भी ना वर्ड सुना होगा। क्या डिफरेंस है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में? हाँ बिल्कुल लिविंग पार्ट होता है, प्रोटोप्लाज्म भी लिविंग पार्ट होता है। और ये जो अंदर न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है ना ये वाला, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। हाँ ब्रेन होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इन दोनों को मिला करके, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। मतलब सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, फ्लूइड यानी लिक्विड कंटेंट है, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर हो चाहे वो न्यूक्लियस के बाहर हो, जो फ्लूइड वाला कंटेंट होगा वो क्या माना जाएगा, आपका प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो होता है ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो दिखा रखा है ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस में लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है वो आपका साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, वो प्रोटोप्लाज्म बना जाएगा। इसको मैंने बताया भी, प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था, पुरकिंजे ने, ठीक है। अब जैसे मेन ये 3 स्ट्रक्चर हैं, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। 3 चीज़ हमें उस लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ें दिखाई देती हैं। अच्छा, एक इसके अंदर एक्टिविटी दे रखी है, वो एक्टिविटी है कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह का काम करती है। ये तो पता चल गया कि हमें भाई जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो एक्टिविटी है एक, इसमें पोटैटो की दे रखी है। आप क्या करो, 2 बीकर लो, एक बीकर में प्लेन वाटर,
दूसरे बीकर में सॉल्टी वाटर या शुगर वाटर, सॉल्टी वाटर भी या शुगर वाटर, ठीक है। एक पटेटो लो और उसको 2 पीस कर दो, एक पीस को इसके अंदर डाल दो और एक पीस को इसके अंदर डाल दो, समझ रहे, और रहने दो इनको नहीं। और ये भी ध्यान रखना है हमें, इन दोनों पीस को पहले वेट भी कर लेना है हमें, दोनों पीस को अलग अलग वेट भी करना है कि किस पीस का वेट कितना है, किस का कितना है, समझ रहे हो। ये एक्टिविटी का मैंने अपने नोट्स के अंदर सारा पूरा ऑब्जर्वेशन सब कुछ डाल रखा है। अब आपको क्या करना है कि इनका वेट कर लो, फिर उसको दोनों सॉल्यूशन में अलग अलग डाल दो, प्लेन वाटर में और शुगर वाटर। उस समय तक डाले रखो 1-2 घंटे तक और निकाल लो। निकालने के बाद आप दोनों का वेट करो। आप क्या देखोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या उनके वेट में कोई परिवर्तन आएगा, चेंजिंग हो सकती है उनके वेट में, यस चेंजिंग होगी। क्या चेंजिंग होगी कि जो प्लेन वाटर था ना, जिसमें पोटैटो प्लेन वाटर में डाला था, उसका वेट बढ़ जाएगा, और जो शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला था, शुगर के बाद सॉल्ट भी ले सकते हैं, उसका वेट कम हो जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा। अब रीजन समझो क्या है कि जो प्लेन वाटर के अंदर डाला था उस समय पर क्या हो, इसके ऊपर जो एक मेम्ब्रेन होती है, छिलका होता है ना ऊपर, उसे मेम्ब्रेन कहते हैं हम इसको, सेल के ऊपर। तो वो अगर यहाँ पर एक, अच्छा इसका आपको यहाँ पर दे नहीं रखा कि मैं बताऊँगा आपको किस तरह से क्यों होता है। यहाँ पर स्वेलिंग क्या होगा और ये क्या होगा, इसके हिसाब से सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्यों स्वेल होता है कि सबसे पहले, अच्छा इस प्रोसेस का भी नाम बताऊँगा, नाम क्या होता है उसे कि अगर कोई, ये मान लेते हैं सेल है, ये पोटैटो डाला, ये क्या है, सेल मान लो आप, और इसके ऊपर ये सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को ये क्या करिए, पोरस होती है, पोरस का मतलब हल्के हल्के क्या होते हैं, इसके ऊपर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, बहुत मिन्यूट वाले छेद होते हैं, बहुत ही मतलब एकदम टाइनी। तो ये क्या करती है, ये कुछ मटेरियल को अंदर और बाहर जाने देती है, सेलेक्टेड मटेरियल। हर किसी को कोई भी चीज़ अंदर बाहर नहीं जा सकती इससे, कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को अंदर बाहर जाने देगी, समझ रहे हो। अब कैसे अंदर बाहर जाती है कि अगर लिक्विड की अमाउंट बाहर ज़्यादा है, पानी की अमाउंट क्या है, बाहर ज़्यादा है, और इसके अंदर क्या है, कम है, सेल के अंदर, पोटैटो के अंदर, तो एक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट ऑफ द वाटर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये टर्म यूज होगा आपके अंदर, एक ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। जिधर पानी ज़्यादा होगा उधर से पानी कहाँ मूव कर जाएगा, सेल के अंदर, और जिधर पानी कम होगा उधर से निकल जाएगा। अब क्योंकि पानी का अमाउंट बाहर ज़्यादा है, क्योंकि प्लेन वाटर है ये, यहाँ पर वाटर क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, वाटर तुरंत बाहर से सेल के अंदर पहुँच जाएगा, और जो पोटैटो है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि वाटर को तो अंदर बाहर जाने देगी ऊपर वाली लेयर, ठीक है ना। इस केस में श्रिंक क्यों हुआ, ये भी ऑस्मोसिस प्रोसेस हुई। इसमें क्या हुआ कि बाहर लिया था हमने सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, तो इस वजह से इसकी जो कंसंट्रेशन है, जितना पानी प्योरिटी थी वो कम हो गई। अब जब अंदर के पानी की अमाउंट को और बाहर के पानी की अमाउंट को कंपेयर करेंगे तो बाहर पानी कम हो जाएगा और अंदर पानी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा पोटैटो के सेल के अंदर। तो तुरंत क्या करेगा, जो पोटैटो के अंदर जो वाटर भरा हुआ था वो बाहर निकल के आ जाएगा, और ये पोटैटो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है ना। ये स्वेल कर जाएगा और ये क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, हैं। पानी बाहर ज़्यादा है
तो जिधर पानी बाहर जा होगा ज़्यादा होगा, वहाँ से पानी कहाँ होगा, मूव कर गया उसके अंदर, तो स्वेल कर गया ही, क्योंकि अंदर पानी चला गया इसके अंदर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, पानी बाहर कम था क्योंकि शुगर सॉल्यूशन था, समझ रहे हो। तो क्या होगा, तुरंत क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इस बुक के अंदर भी दे रखा है। एक चीज़ बताऊंगा मैं तुम्हें, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, अगर टाइम बचा, नहीं तो अगली बार पढ़ाऊंगा वो चीज़ है मैं तुम्हें इसमें, जो इस बार तुम्हारी नई बुक के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है कि बहुत सारी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हम जो शुगर सॉल्यूशन, ये हम पिकल्स में क्यों यूज़ करते हैं, सॉल्ट को पिकल्स में क्यों डालते हैं, समझ रहे हो, क्यों ख़राब नहीं होता पिकल्स कभी, सॉल्ट जो होता है शुगर वाला जो चीज़ होते हैं, जो अचार वगैरह होता है, ये इसी चीज़ पर डिपेंड होता है सारा कुछ, वो तुम्हारी नई बुक में इंट्रोड्यूस कर रखा है वो थोड़ा। तो आप पहले प्रोसेस का नाम समझो क्या होता है। अब बाहर था सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, अंदर तो आपका नॉर्मल वाटर होगा, उसके अंदर सेल के अंदर क्या नाम है जो पोटैटो है, तो बाहर पानी की अमाउंट कम होगी, अंदर ज़्यादा होगी, तो तुरंत क्या होगा, पानी क्या होगा, तुरंत बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। और ये जो अंदर पोटैटो डाला था ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब इस मूवमेंट को तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अंदर जाएगा बाहर जाएगा, इसके लिए दो टर्म बनाए हुए हैं ऑस्मोसिस के, एक होता है एंडो ऑस्मोसिस, क्या होता है एंडो ऑस्मोसिस, और दूसरा होता है एक्सो ऑस्मोसिस। ये भी दे रखे हैं इसमें। एंडो का मतलब क्या है, एंडो मतलब ईएन मतलब एंटर, और ऑस्मोसिस किससे रिलेटेड टर्म है, वाटर के मूवमेंट से रिलेटेड टर्म है, ध्यान रखना। ऑस्मोसिस के अंदर किसकी मूवमेंट होती है, सिर्फ वाटर की होगी, या सेल के अंदर या सेल के बाहर, लिक्विड की होगी, कहने का मतलब है, सॉल्वेंट जो होता है लिक्विड उसमें होगी, समझ रहे हो, या सेल के अंदर या सेल के बाहर। तो एंडो का मतलब क्या है, एंडो मतलब एंटर, कि जिसमें लिक्विड सेल के अंदर एंटर कर जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, एंडो। एंटरिंग ऑफ द वाटर या लिक्विड इनटू द सेल इज कॉल्ड थ्रू द, अच्छा एक और ध्यान रखना, हाँ, इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। लेकिन इसके ऊपर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये वाली, ये होना बहुत जरूरी है। जब भी ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है तो देयर मस्ट बी अ बैरियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ये जरूरी है, ये कंडीशन है ऑस्मोसिस की, कि मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द लोअर कंसंट्रेशन वाटर थ्रू द, इसे हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है सेमी, क्योंकि सारी चीज़ों को अंदर बाहर नहीं जाने देती है, कुछ सेलेक्टेड मटेरियल को अंदर बाहर जाने देती है, इसलिए हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं इसे। तो हम क्या कहते हैं, सॉरी, मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे, ऑस्मोसिस प्रोसेस। और एंडोस्मोसिस क्या होता है, एंडोस्मोसिस क्या होगा कि जब सेल वाटर सेल के अंदर चला जाएगा, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो माना जाएगा एंडोऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस क्या होगा, जो इसी सेमी परमेबल के थ्रू वाटर क्या हो जाएगा, सेल से बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो आप। इसकी बात छोड़ो, एक बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल जो डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो। अब सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, किस किस की मम्मी है जो क्या नाम है भिगोए हुए बादाम खिलाती हैं, पहले भीगने से पहले बादाम के शेप देखिए कैसी होती है, श्रिंक वाली, पानी में डालने के बाद क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, नहीं होती, क्या होता है वो, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है।
उसके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी? एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। कौन सी होगी? एंडोऑस्मोसिस। ड्राई ग्रेप्स देखें? ड्राई ग्रेप्स क्या होते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ड्राई ग्रेप्स को? अरे वो भी खाते हो तुम, किशमिश कहते हैं। देखिए किशमिश मीठी वाली, वो ड्राई ग्रेप्स होते हैं, शुगर के अंदर डाल के बनाते हैं। उसको भी डाल के देखो पानी के अंदर, एकदम स्वेल अप हो जाएगा। कौन सी प्रोसेस होती है? एंडोऑस्मोसिस होती है। और देखो जो ग्रीन ग्रेप्स है ना, अंगूर, हो गया क्या टाइम? गुड इवनिंग। अच्छा अभी तो टाइम है। ग्रीन ग्रेप्स, अंगूर, आप इनको शुगर सॉल्यूशन में डाल दो या सॉल्टी सॉल्यूशन में डाल दो, क्या होगा? ये सिकुड़ जाएंगे। जो पानी अंदर भरा हुआ था ना इनके, धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोस्मोसिस। एग्जिट मतलब बाहर निकलना। समझ रहे हो? अब ये जो सॉल्यूशन है ना, जैसे मैंने यहां पर बताया, इसके अंदर पानी अंदर चला गया, इसके पानी बाहर आ गया। इस सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 टॉनिक होते हैं। कितने टॉनिक? कौन से वाले? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। ठीक है? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होता है कौन सा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक कौन सा होगा? हाइपो, मुंह फूल रहा है ना, हाइपो समझ लो। इसी से ध्यान रख लो कि जिसमें कोई अगर सेल डालेंगे, दैट सॉल्यूशन विच कंटेन लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर देन इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर वाटर क्या होगा? कम होगा, और सेल के बाहर वाटर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो उस सॉल्यूशन को, जो हमने पानी को, जो सॉल्यूशन में है, उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब मुझे एक बात बताओ, इतना समझ लिया तुमने, तो अगर हम सेल को हाइपोटोनिक में डालेंगे तो क्या होगा? श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा? बाहर पानी ज़्यादा है, सेल के अंदर पानी कम है, हैं? तो फिर हाइपो का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लेन वाटर है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया अगर, और ये सेल है, समझ रहे हो? तो अगर हम प्लेन वाटर यहाँ पर लेते हैं तो ये मान के चलो कि जो भी चीज़ डालोगे वो क्या हो जाएगी? स्वेल अप हो जाएगी। इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है? दैट सॉल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर सराउंडिंग द सेल इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर इसका उल्टा हो जाएगा। हाइपर सॉल्यूशन कौन सा होगा? सेल के अंदर वाटर ज़्यादा होगा और सराउंडिंग में वाटर क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना? विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ द वाटर इनसाइड द सेल देन द सराउंडिंग। इस केस में क्या होगा? सेल के अंदर से पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल के आ जाएगा, और चीज़ क्या हो जाएगी? श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है ना? इसके अगली बार हम कुछ एग्जाम्पल कराएंगे कैसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके बेस पर। ठीक है? उसके बाद एक आइसोटोनिक होता है।
आइसोटोनिक मतलब क्या होगा, जिसके अंदर ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सेल के अंदर पानी और सेल के बाहर पानी की अमाउंट क्या होती है, दोनों जगह पर सेम होती है। तो जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी, ऑस्मोसिस प्रोसेस रहेगी लेकिन इक्वल अमाउंट में रहेगी। जितना वाटर अंदर गया उतना ही वाटर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमारे ये 3 तरह के सॉल्यूशन थे। इन तीनों को हम देखेंगे भी कि कौन सा इफेक्ट कहाँ पर यूज होता है इनका। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम आप लेके आओगे इनको, क्या नाम है, हमने जो नोट्स डाले हुए हैं, और एक बार पढ़ के